नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक सैम्पल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सड़ गल जाता है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है टूट जाता है। केमिस्ट्री में डिकम्पोज करने का मतलब टूट जाता है। दोबारा पढ़िए, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है हीटिंग करने पे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, जो ये कहना चाह रहे हैं उसको सार्थक तौर पे आप पेपर में लिख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो आप ही का भला है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। हीट करता है, अच्छा हीट का सिंबल ये होता है, ठीक है। पर अगर आप फिलहाल हीट का सिंबल नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन चेक नहीं कर रहे हैं, वो तो आगे कैलकुलेशन चेक करेंगे। क्या क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, हमने लिख लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख लिया। चलिए, अब कहता है कि जब 10, ये तो उन्होंने एक जनरल बात बताई है, तो जनरल बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। अब वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो इसने पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया। पूरी तरीके से डिकम्पोज होने का मतलब है कोई रेजिड्यू नहीं बचा, किसी भी तरीके का ऐसा मटेरियल नहीं बना जो बेकार था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है, डिकम्पोज करता है कंप्लीटली। चलिए, हमने एरो बना दिया, नहीं बनाने की जरूरत है, ऊपर बना चुके हैं। तो क्या होता है, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। चलिए, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है वो आप हमें बताइए। प्लस ये भी पूछ रहे हैं कि ये बताओ विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग इन दिस प्रॉब्लम। ये भी बताइए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अलग अलग लॉस पढ़े हैं ना केमिकल रिएक्शंस के, तो इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस्तेमाल होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा, क्या होगा इस्तेमाल? चलिए, सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि इस पे टिप्पणी करने से पहले हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। अच्छा, ये आप जान लीजिए कि एरो से पहले जो भी लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, यानी ये है आपका रिएक्टेंट। ये बात याद रखना जरूरी है। और ये दोनों के दोनों है आपके प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिए। एरो से जो पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है। एरो से पहले जो कुछ भी लिखा है, 1, 2, 3 कुछ भी क्वांटिटी में हो वो रिएक्टेंट ही है। एरो के बाद जो कुछ भी है, एक क्वांटिटी है, 2, 3 ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट ही कहलाए जाएंगे। चलिए, अब इन्होंने आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, ये दोनों दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, ये तो सिंपल गणित है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है। आप कैल्शियम कार्बोनेट माइनस, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो इन्होंने दे रखा है, माइनस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कर दीजिए, ठीक है ना। ये तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते ही आए हैं। चलिए, अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था? 10 ग्राम था, हमने लिख दिया 10 ग्राम। और कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना था? मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना था? 5.6, तो माइनस हमने कर दिया 5.6 ग्राम। ठीक, चलिए माइनस कर लेते हैं। 10 का मतलब हुआ 10.0 और ये है हमारा 5.6, ठीक है ना। तो इधर से कैरी करेंगे, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 4.4। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो मिला वो 4.4 ग्राम है, ठीक है ना। दोबारा से सुनिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, उसका टोटल मास दे रखा है।
प्रोडक्ट में से एक का मास दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का 5.6 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है। आपने रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट लिखा, जितना मास दे रखा था वो लिखा, और जो सिंपल गणित है हमारी, उस सिंपल गणित का फॉर्मूला लगाकर हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के मास में से कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें मिल गया 4.4 ग्राम। ठीक, चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। आप आंसर में लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। अब ये कह रहे हैं आप हमें बताइए कौन सा लॉ लगाया, तो कौन सा लॉ लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। वो कहता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होता है। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही है कि लेवोसियर ने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है? आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ठीक, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ, सॉल्व करने जा रही हूँ, ये जो नीचे लिखा है ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, अब आप ये बता रहे हैं कि कौन सा लॉ था। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक लिखा हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि आप, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, कैसे सॉल्व करेंगे वो लिखते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था? हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैं आपको एलिसिडेट कर रही हूँ, समझाने के लिए लिख रही हूँ, 10 ग्राम। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 5.6। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमें मिला था 4.4। अब कितना सिंपल है, ये तो 10 ही रहेगा। ये 5.6 और 4.4 को अगर हम जोड़ दें, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 6 और 4 10, यानी 10 ग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम, ठीक है ना। तो ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, यानी जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो आप लिखेंगे वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। We will use law of conservation of mass in solving this problem, क्योंकि law of conservation of mass ही कहता था कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पॉज लीजिए और सुनिए, ये जो मैंने आपको अतिरिक्त स्टेप बताया ना, ये आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप शुरुआत में ही ये लिख देंगे, क्योंकि आपके पास यही तो नहीं था। आप इसकी जगह वैल्यू लगाइए, इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, ये आपने पहले से लिख ही रखा है, तो आप यहीं के यहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अपना समय बचाइए, जो आपने पहले से लिख रखी है इक्वेशन, उसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके टोटल करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक और चीज समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में दे रखा है, इसलिए इन्होंने वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया है। अगर हायर क्लास में यही इक्वेशन दी जाएगी तो वर्ड इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ बोर्ड्स में भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की जगह इसका फॉर्मूला ही लिखा पाएंगे, यानी हम इसको किस फॉर्मूले से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं CO2 होता है, ठीक। अगर आप देखें कि ये बैलेंस है या नहीं, Ca 1 है, Ca 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CaO। मैं आपको मशवरा दूंगी कि 9th स्टैंडर्ड में आपको ये लिख कर आने की जरूरत नहीं है, इसके कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलने हैं। नंबर सिर्फ उस पर मिलेंगे जो पूछा गया है उसके सोल्यूशन पर, दैट्स ऑल, ठीक है। पर अगर आप रेफर कर रहे हैं, आप समझना चाहते हैं फॉर्मूला क्या है इसका, एक्चुअल में हम इसको किससे
किससे कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख कर दे दिया है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या 9th स्टैंडर्ड की किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेहिचक पूछिए। क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी क्वेरीज, आपके डाउट सब क्लैरिफाई ही होंगे, आपको केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है ना, नहीं पूछेंगे तो डाउट अंदर ही रहेगा, किसको पता चलेगा। कोई भी टीचर बहुत खुश होती है अगर बच्चा अपना डाउट पूछे, टीचर को भी अच्छा लगता है कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके डाउट क्लियर हो गए, सबको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। ऐसे ही सारे टीचर्स को लगता है, केवल हमें ही नहीं, सब टीचर्स को। तो पूछिए, सवाल पूछिए। ठीक, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।